Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning normal distribution. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन की हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई की जाती है, जिसमें हमने दो किस्म के टेबल अभी तक यूज़ किए हैं। एक है डायरेक्ट नॉर्मल टेबल जिसमें हमें z की वैल्यू दी जाती है और हम जो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो टेबल हमारे पास कंस्ट्रक्टेड है उसको यूज़ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते थे। एक टेबल था हमारे पास इन्वर्स वाला टेबल, जो कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑन दी जेड स्केल के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता था। प्रोबेबिलिटीज़ अगर हमें दी जाएँ तो फिर z की वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं या x की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, वो हमने दूसरा टेबल यूज़ किया। आज हम तीसरे टेबल की भी बात करेंगे जो कि ऑर्डिनेट्स का टेबल है। हमारे थर्ड जो बोर्ड होगा, जहाँ पर हम थर्ड सेक्शन में चलेंगे अपने लेक्चर के, तो वहाँ पर हम जो है वो ऑर्डिनेट्स वाला टेबल करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये वाला जितने भी दो लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर ये वाला और इसके आने वाला एक लेक्चर जो है, वो दोनों लेक्चर्स आप यूँ समझ लें कि एक पूरा वाइंड अप है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यूँ समझ लें कि एक रिवीजन प्रोसेस है जिससे कि हम गुजरेंगे इन दोनों लेक्चर्स के अंदर, और डिफरेंट एस्पेक्ट जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कस किए हैं उनको हम रिवाइज भी करेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर अगला लेक्चर भी होगा वो भी एज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही होगा हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन से बात स्टार्ट करते हैं। एक और एप्लीकेशन जो बहुत नॉर्मल और बहुत जनरल है वो हमारे पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ पर ये यूज़ की जा सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आज हम देखते हैं। देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ योर एग्जांपल 10.8, गिवन दैट द हाइट ऑफ अ कॉलेज बॉय is normally distributed with a mean of 5 feet 2 inches and a standard deviation of 4 inches, and the minimum height required for joining NCC is 5 feet 4 inches. जो एवरेज हाइट है कॉलेज जाने वाले बॉयज़ की वो 5 feet 2 inches है, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 inches है, और जो एवरेज हाइट रिक्वायर्ड है NCC नेशनल कैडेट कोर के अंदर एडमिशन के लिए, उसके लिए जो एवरेज हाइट चाहिए वो 5 feet 4 inches है। आपसे ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट। आपने उन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को एस्टिमेट करना है कि जो हाइट की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के कितने परसेंट बॉयज़ जो हैं वो हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली जिनकी हाइट 5 feet 4 inches से कम होगी वही रिजेक्ट होंगे। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जब हम एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं और हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने पहले लॉजिकली अपने जहन में डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जब हमें इन दोनों चीज़ों का पता चल जाता है, यूँ समझ लें कि जब हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड क्लियरली। अगर प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट हाफ प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है। यहाँ पर भी हमें ये हम अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर ये बताया नहीं हुआ हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी मालूम करनी है, हमें सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रोबेबिलिस्टिक टर्म के अंदर लिखा है और उसके बाद हम सोल्व करने लगे हैं। देखें, सबसे पहले जो है इसको सोल्व करने का तरीक़ेकार में आप यूँ समझ लें कि जो हाइट्स आपको दी हुई हैं, जो एवरेज हाइट दी हुई है दूसरे ये है 5 feet 2 inches है, इसको आप म्यू कह दें क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर पहले बताया हुआ है। गिवन दैट द हाइट ऑफ अ कॉलेज बॉय इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका म्यू जो है यानी कि मीन हाइट जो आपके पास अवेलेबल है वो ये गिवन है जी, म्यू इज इक्वल टू 5 feet 4 inches। आप इसको 5 feet 4 inches से इंचज़ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड एविएशन भी इंचज़ में गिवन है, तो आप इसको भी स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कर लें। तो 5 feet 4 inches के लिए 5 feet को इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये इंचज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक फीट में 12 inches होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये इंचज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 inches ये आ जाएगा। तो व्हाट विल यू गेट फाइनली, आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 60 प्लस 4 inches एंड दिस विल गिव यू 64 inches। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जो मीन हाइट निकल आएगी वो 64 inches निकल आएगी। आपकी जो स्टैंडर्ड एविएशन है इस केस में गिवन वो आपके पास है जी 4 inches है। ले जी, ये 4 inches आ गई। आपने फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज हु वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट।
अब चूंकि हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर वो हाइट ऑफ द बॉयज है, तो हम पहले इसे ज्यूम कर लेंगे। x डिनोट्स द हाइट ऑफ द बॉय। तो सबसे पहले हमने परसेंटेजेस मालूम करने के लिए इसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में ले आए कि रिजेक्ट कौन होंगे। प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग ऑफ रिजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हाइट। ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हाइट की वजह से बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे, बाद में इसे परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। मैं इसको यूं कह सकता हूं कि x इज लेस देन 5 फीट 4 इंचेस। यहां पर आप देखें आपके पास 5 फीट 4 इंचेस जो हैं इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पहले इस तरह से लिख लें 5 फीट 4 इंचेस। ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने मालूम कर लेनी है। इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के बाद हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे। चूंकि ये इंचेस में नहीं है डाटा, इसको भी डाटा को इंचेस में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास बुनियादी तौर पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो यूं आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 5 फीट के हो गए 60 और 60 प्लस 4 इंचेस जो हैं वो 64 इंचेस, सॉरी ये आपका 2 इंचेस का था, यहां पर भी 2 इंचेस है और ये भी आपके पास 2 इंचेस अगर होगा तो दिस विल बी 62 इंचेस। यहाँ पर 5 फीट 4 इंचेस जो है इसकी बजाय हमने 5 फीट 2 इंचेस जो है जो इसकी एवरेज हाइट थी वो मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा ये 64 इंचेस आ जाएगा। अब 64 इंचेस के लिए आपने ये काम करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ऑब्वियसली इसको पहले जी में कन्वर्ट करें और फिर आपकी वैल्यू निकल आएगी। जब आप जी में कन्वर्ट करते हैं इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहां पर x की बजाय अगर मैं z में कन्वर्ट कर देता हूं, ये z लिख लिया। यहां पर अब आपके पास 64 इंचेस को भी अगर आप z में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 64 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 4 इंचेस, ऐसे ही है। 64 इंचेस ये आ गया, फिर इसको मीन में से माइनस करेंगे और 4 इंचेस के साथ डिवाइड कर देंगे। आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा देख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ये आ जाएगा जी, ये 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 0.5, तो ये लेस देन 0.5 आ जाएगा। इंचेस कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब इसका मतलब है कि 5z लेस देन 0.5 इंचेस आ गया। हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी का, जो उसके टेबल को देखने के लिए यूज किया जाता है, ये लेस देन के लिए है, तो आप इसको 5 ऑफ 0.5 कह दें। जब मैं 5 ऑफ 0.5 कह देता हूं तो 5 ऑफ 0, क्योंकि लेस देन के लिए है, फर्स्ट थ्योरम यूज होगा, 0.5 है, 0.5 की वैल्यू मैंने ये लिखी हुई है। आपके पास ये क्या आ जाएगी 0.5 के लिए 0.69146। ये जो हमने पहले एरिया वाला टेबल देखा था, जो सबसे पहले हमने एरिया का टेबल यूज किया, उसमें आप देखेंगे तो 5 की वैल्यू एट 0.05 जो होगी 0.69146 आ जाएगी। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ये वो प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द हाइट की वजह से बच्चा रिजेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम ये लिख लेंगे 0.69146। प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.45। अब ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हमें जो स्टेटमेंट में कहा गया था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉयज विल बी रिजेक्टेड, अब इसी प्रोबेबिलिटी को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं लिखने लगा हूं, ये आ जाएगा जी आपके पास, इसमें इधर इक्वालिटी का साइन डाल दें ये। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। द परसेंटेज ऑफ बॉयज रिजेक्टेड on account of their height is equal to, देखिए 0.69146 है,
इसको परसेंटेज में चेंज कर दें तो आपके पास आ जाता है 69.146%, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 69.15, इसको राउंड ऑफ कर लें 69.15%, यानी कि ऑलमोस्ट 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हाइट की वजह से एनसीसी में सिलेक्ट नहीं हो सकेंगे। सो ये है आपके पास एक एप्लीकेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि हाइट्स के मुतल्लिक थी। मैंने पहले की बात की थी हाइट्स, वेट, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं आमतौर पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने उसकी एक एप्लीकेशन भी देख ली कि इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर एनसीसी की हाइट्स का जब आपकी सिलेक्शन होती है बॉयज़ की, तो उन हाइट्स के ऊपर वो जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। ये आ गई 69.1%, ये एक एप्लीकेशन आ गई हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हम चलते हैं जहाँ पर के हम इसकी दूसरी, ये एक तो रिवीजन ये होगी कि जो आपने ओरिजिनल टेबल जो पहले हम यूज़ करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो टेबल यूज़ किया है। उस टेबल को यूज़ करके हमारे पास जो है ये वाला आंसर आया है। इसको देखते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमने एक और एप्लीकेशन हमने की थी, इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल हमने यूज़ किया था। उसके लिए हम एक नई प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर हम जो इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल करेंगे। अब इन्वर्स यूज़ कैसे करना है देखें एग्जांपल की तरफ। जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, एक तो ये है एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 16, देन फाइंड 33rd परसेंटाइल। अच्छा, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो अपने सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं। मीन जो है वो आपके पास 24 है, म्यू इज इक्वल टू 24। वेरिएंस जो है वो 16 है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज सिग्मा की वैल्यू जो है वो आपकी 4 निकल आएगी। अब आपने 33rd परसेंटाइल मालूम करना है, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाकर 33rd परसेंटाइल देख सकते हैं। बात जो ज़हन में रखनी है, देखें यहां पर जो है ये आपके पास ये है परसेंटाइल की शक्ल में। अगर हम बात करें तो दिस इज P50। P50 का मतलब है कि 50% एरिया इसके बिलो है और 50% एरिया इसके अबव है। ये आपका P50 है। ठीक हो गया। कोई भी परसेंटाइल मालूम करना है, आप उसको परसेंटेज के मुताबिक, यानी एरिया परसेंटेज के मुताबिक आपने उसको लोकेट कर देना है। अगर फर्ज करें मुझे चाहिए P33, तो P33 एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसके बिलो जो है वो 33% एरिया होगा। ये फर्ज कर लेते हैं ये P33 है, 33rd परसेंटाइल, और इसके बिलो जो है वो कितने परसेंट एरिया है, 0.33 आप इसको कह सकते हैं, या 33% एरिया फॉल्स बिलो दिस पॉइंट। आप इसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की शक्ल में यूं लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन P33 इज इक्वल टू 0.33। यहां पर ये याद रखना है कि ये x स्केल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मीन और वेरिएंस जो है वो गिवन था। अगर मीन और वेरिएंस ना गिवन होता और हमें सिर्फ ये कहा जाता कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उस वक्त ये z स्केल होता। अब चूंकि ये x स्केल है तो हम x स्केल के मुताबिक अपनी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। इस 0.33 के मुताबिक जो है पहले इसको z में कन्वर्ट करते हैं। देखें जी, x माइनस म्यू अवर सिग्मा इज लेस देन P33 माइनस म्यू जो है वो 24 है, सिग्मा की वैल्यू जो है वो 4 है, इज इक्वल टू 0.33। अब यहां पर आपके पास देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, ये वाला हिस्सा तो वैसे ही चलेगा, P33 माइनस 24 अवर 4 इज इक्वल टू 0.33। यहां पर आप देखें बिल्कुल वैसे ही z लेस के लिए आ गया है, तो इसका मतलब है पहला थ्योरम हम अप्लाई कर लेंगे, तो फाई ऑफ P33 माइनस 24 अवर 4 इज इक्वल टू 0.33। जी, यहां से आप देखें ये आ जाएगा P33 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, फाई इसकी वैल्यू देखें क्या है, 0.4399। इसका मतलब ये हुआ कि P33 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इसके इक्वल निकल आया। यहां से P33 की वैल्यू मालूम की जा सकती है। 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस 24 इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप इसको यूं लिख सकते हैं, 0.43
मल्टीप्लाइड बाय 4, ये माइनस इधर आएगा प्लस 24, ये इधर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगा जी 0.4399 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 24, आपके पास आ जाएगा 25.7596। तो P33 इज इक्वल टू 25 पॉइंट, ये माइनस में आ रहा है बेटा, माइनस 0.33। देखें वो 25 पॉइंट, मैंने देखा कि 25 पॉइंट तो यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि हमारा मीन जो है वो ही 24 है ना। अच्छा, ये एक और तरीका है आपका चेकिंग का भी कि आपको, मेरा रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट मैंने देखा तो रिजल्ट मुझे लगा कि वो गलत था। वो क्यों गलत था? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लेस करके देखा कि उस रिजल्ट को P25 तो इधर आ नहीं सकता, 24 तो इसके आगे है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 24 से कम वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी टेबल वैल्यू की तरफ दोबारा देखा, वो वैल्यू मुझे नेगेटिव नजर आई तो मैंने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। सो दिस इज आल्सो अ थिंकिंग प्रोसेस, ये भी एक यूँ समझ लें कि एक लर्निंग प्रोसेस है। समटाइम्स यू पुट रॉन्ग वैल्यू इन द डाटा, लेकिन वही रॉन्ग वैल्यू जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मुझे कंसेप्ट मेरा काम आया कि जहाँ मैंने वैल्यू निकाली तो 25 पॉइंट समथिंग निकल रही थी, 25.75, लेकिन वो 25 यहाँ पर फॉल नहीं था कर सकता क्योंकि आपका 24 से आगे है, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू को गलत निकल रही थी। इसलिए मैंने दोबारा टेबल की वैल्यू देखी, वो वैल्यू में जो नेगेटिव वैल्यू जो मैंने यहाँ पर प्लेस की है। अब इसके साथ अगर आप करेंगे तो देखें आपका आंसर क्या आता है, -0.4399 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 24. Your answer is 22.24. P33 is equal to 22.24. This is your 33rd percentile. ये वो वैल्यू है कि जिसके बिलो 33% एरिया फॉल करता है, यानी कि आप दिस वैल्यू को आप कह सकते हैं P33 is equal to 22.24. Now this makes sense. ये 22.24 है और ये 24 है, ये P33 है, ये P50 है। ऑब्वियसली P50 जो है वो P33 से बड़ा होगा, दैट्स व्हाई माय आंसर इज करेक्ट। तो P33 जो है वो 22.24 आ गया। यहाँ पर हमने इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल देख लिया। इससे पहले हमने डायरेक्ट यूज देखा था पिछली एग्जाम्पल में, जिसमें हमने हाइट्स ऑफ एनसीसी वाली की थी। यहाँ पर जो है हमने इनवर्स यूज देखा है एरिया टेबल का, ये दूसरा टेबल जो मैंने आपको बताया था इनवर्स यूज के लिए। आगे हम आप जो करने लगे हैं क्वेश्चन, उसमें हमारा थर्ड टेबल आएगा जो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आज मैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो ऑर्डिनेट टेबल है, बड़ा ही आसान टेबल है, उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे यूज किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उस थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और उस टेबल को सीखते हैं और उसके मुताबिक अब अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। जी, आपके पास अब थर्ड पार्ट है कि जिसमें हम ये टेबल ऑब्जर्व करने लगे हैं, तीसरा टेबल जो ऑर्डिनेट्स का टेबल है। अब इस ऑर्डिनेट के टेबल को आपने कैसे करना है देखिए जरा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, पेज नंबर 19 पे जो एक्सरसाइज है उस पे क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है इफ x इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं। राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21, आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ये समझ लें कि आपकी रिवीजन होने लगी है आप इसी में, कि आपने जो शुरू में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब डिफाइन किया था तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी डिफाइन किया था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ2 पाई, वो ई की पावर की शक्ल में था, अभी मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद जो है हमने उसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट को भी वहाँ पर डिस्कस किया था। हम उसी को रिमाइंडर के तौर पर सामने लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन आपसे रिक्वायर्ड है, हमने लिखना कैसे है ये देखें ज़रा। सबसे पहले तो आप जब इसको सोल्व करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले लिख लें। म्यू कितना है 24 है, सिग्मा क्या है 4 है। आपने राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसको मैं एफ एक्स एक्स से डिनोट करता हूं और वो जनरल जो होता है 1/σ2 पाई ई पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में अगर आप ओरिजिनल सिग्मा की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दें, 1/, सिग्मा कितना है आपके पास 4 है,
2 पाई एज इट इज ही आएगा, कांस्टेंट फैक्टर है, e की पावर -12, x आपके पास वैसे ही रहेगा, माइनस म्यू जो है वो है 24 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू जो है वो 4 है। ये दिस इज अवर रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन आ गया। और यहाँ पर आप इसके सामने ये x की वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक भी शो कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, इज रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन। यानी कि जो ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन था उस ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन में म्यू की जगह पर म्यू की वैल्यू, सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू, यहां पर भी सिग्मा आ रहा था वहां पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आपका ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद जो है हमें एक और चीज चाहिए, कहता है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21। मैंने आपको ये बताया था कि जो डेंसिटी फंक्शन होता है ना, ये हाइट ऑफ द कर्व के बारे में बताता है, और हाइट ऑफ द कर्व का दूसरा नाम जो है वो ऑर्डिनेट भी है। तो ऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमें x की जो वैल्यू दी हुई है, ये वाली x की वैल्यू, हम यहां पर x की जगह पर पुट करते हैं, और यहां पर भी वो x की वैल्यू पुट करके हम अपना ऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं या डायरेक्टली टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो वी विल प्रेफर टेबल, क्योंकि टेबल मालूम करने के लिए हमारे लिए आसानी, टेबल अवेलेबल है तो हम इजीली वो ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इस वजह से मैं टेबल को प्रेफर करता हूं। टेबल को भी हम देखते हैं कैसे करना है। तो आपने पहले तो ये देखना है कि x इज इक्वल टू 21 है। फर्स्ट करें मैं यहां पर x इज इक्वल टू 21 रखता हूं, तो आपका ऑर्डिनेट निकल आएगा 21, और फिर यहां पर ये वैसे ही 1/4 2 पाई भी वैसे ही, यहां पर e की पावर -12, x की जगह पर 21 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर। अगर तो मैं इसकी वैल्यू मालूम करूं कैलकुलेटर के जरिए, 21 में से 24 माइनस करूं और फिर ये 4 पे डिवाइड करूं और फिर 2 पे डिवाइड करूं, फिर उसकी एक्सपोनेंट की पावर लूं और फिर 1/4 2 पाई के साथ डिवाइड करूं, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, दैट विल बी माय रिक्वायर्ड ऑर्डिनेट। लेकिन मैं इस लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए सिंपल सी एक बात बताने लगा हूं। आपने डेंसिटी फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का भी मालूम किया हुआ है। वो डेंसिटी फंक्शन क्या था? वी नो density function of स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। उसका डेंसिटी फंक्शन ये था f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई e की पावर -12 z स्क्वायर, और z की वैल्यू भी जो है वो इसी तरह से मूव करती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब अगर फर्ज करें यहां पर x की जगह पर z पुट कर दिया जाए तो आपके पास 1/2 पाई भी आ जाएगा और e की जगह पर भी आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं टेबल के अंदर। यानी कि z अगर मालूम कर लिया जाए, x की जगह पर z प्लेस कर दिया जाए डेंसिटी फंक्शन के अंदर, तो इसका टेबल अवेलेबल है, और वो टेबल हमारे पास ये गिवन है। इस टेबल की तरफ हम आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे केस में z की वैल्यू क्या बनेगी। मसलन ये वाला फैक्टर जो है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये हमें z की वैल्यू प्रोवाइड करता है। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो z की वैल्यू है वो कैसे मालूम करते हैं? मसलन मैं z की वैल्यू अगर मालूम करना चाहूँ हमारे केस में, तो ये हमारे पास आती है जी, x तो आपके पास आ जाएगा इस केस में 21 है, माइनस म्यू जो है वो 24 है, और सिग्मा जो है वो 4 है। तो आप अगर नोट करेंगे तो ये वाली z की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। 21 में से 4 -3/4 करेंगे तो -0.75, दूसरे लफ्जों में -0.75 है। फाई ऑफ z यानी कि f ऑफ z की बजाय यहां पर डेंसिटी फंक्शन में हम फाई ऑफ z भी लगा सकते हैं, सिर्फ नोटेशनल डिफरेंस है, देयर इज नो अदर डिफरेंस। तो फाई ऑफ z का मतलब ये है कि z की जगह पर आप -0.75 लिख दें, इज इक्वल टू यहां पर भी 1/2 पाई वैसे लिख दें, e की पावर -12 -0.75 इसका स्क्वायर लिख दें। यानी कि यही चीज जो है z की जगह पर 0.75 लिख दें, z की जगह पर 0.75 लिख दें,
आपको 0.75 के लिए ये वाला z मिल जाएगा, फाई की वैल्यू मिल जाएगी। वो फाई की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। वो फाई की वैल्यू -0.75 के लिए आएगी। वो वैल्यू हम देख लेते हैं। देखें निकालनी कैसे है वैल्यू। ये है ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। यहां पर ये z की वैल्यू दी हुई है, यहां पर पॉइंट z की वैल्यू जो फर्स्ट डेसिमल है वो तो इधर से स्टडी करेंगे और जो सेकंड डेसिमल है वो इधर से स्टडी करेंगे। देखें हमारे पास जो z की वैल्यू निकल रही है हमारे केस में, वो z की वैल्यू है -0.75। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है -0.7, ये -0.7 है। 5 जो है ये सेकंड डेसिमल है, तो सेकंड डेसिमल आप ऊपर से स्टडी करेंगे, यहां पर ये आ जाएगा। तो 0.75 के ऊपर जो z की वैल्यू बनती है वो ये बनती है। इसी तरह एफर्ट्स करें 0.71 हो, 72 हो, 7 हो अकेला, तो वो डायरेक्टली ये मिल जाएगी। कोई भी z की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो तो आप इधर से तो फर्स्ट डेसिमल तक पढ़ेंगे और इधर से सेकंड डेसिमल के तक आएंगे और आपके पास ये ओरिजिनल z की वैल्यू जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। सो इस टेबल को देखने का वही तरीकाकार है जो हमने पहले टेबल्स को देखने के लिए यूज किया। सिर्फ यह क्या है कि यहाँ पर बकायदा ऊपर हेडिंग दी जाएगी। वो हेडिंग क्या होगी? ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। यानी कि आपके बुक के बैक में जो टेबल्स अवेलेबल हैं उसकी हेडिंग ये होगी, जिस टेबल की हेडिंग ऑर्डिनेट्स वाली है वो वाला टेबल आप यूज करेंगे और z की वैल्यू को यूज करके आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो है इस केस में फाई ऑफ -0.75 की वैल्यू जो है वो निकल आती है जी। अगर आप यहां से देखें तो ये आती है 0.30114। ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है 0.30114। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है -0.75, ये वो वैल्यू है कि जो आपको इतना हिस्सा अगर आप ऑब्जर्व करें ना, इसका ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन का ये वाला हिस्सा, ये F21 का, तो वो यहां से लेकर यहां तक ये आपको वैल्यू देता है। अब ये इतना हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास जो है ये पूरा हिस्सा 1/2 पाई e की पावर -12 और ये सारा z स्क्वायर आ गया ना, दोनों माइनस ये वाली चीज देखें, ये यही चीज बनती है 1/2 पाई e की पावर -12 और z का ये वाला जो आंसर है 0.075 ये स्क्वायर बनता है। तो ये पोर्शन तो आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/4। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को जब मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 4 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू निकल आएगी F21 की। तो F521 या F21 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं इस केस में, तो x = 21 के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम की जा सकती है। इसको आप यूँ लिख सकते हैं फाई ऑफ 21, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ 21, यानी कि 21 के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी 0.30114 या इस तरह से डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट वैल्यू विल बी 0.30114 डिवाइडेड बाय 4, 0.075 दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। आपके ऑर्डिनेट की ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो आपने x = 21 के लिए जब ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये वाला जर्नल लिख लिया, इसमें x की जगह पर 21 पुट किया, x की जगह पर 21 पुट करके वो z की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और उसी को आप यहां पर लिखकर F521 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है। आपको डेंसिटी फंक्शन आना चाहिए, उसमें x की जगह पर वैल्यू पुट करें। आप चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो टेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेबल यूज करेंगे तो उस वक्त आपको इस x को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर f ऑफ z कर लें या फाई ऑफ z कर लें, बात एक ही है। वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो आप वैसे लिख लें और उसको डायरेक्टली टेबल से निकाल लें। टेबल से निकालने के बाद उसको सिग्मा के साथ, ये जो 4 रह गया है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा रह गया कि आल्सो कैलकुलेट फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं ये वाली प्लेस यूज कर रहा हूं। मैक्सिमम ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इसका, ये मैं यहां पर ही इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं। मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए मैक्सिमम ऑर्डिनेट जी स्टूडेंट्स,
मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई। ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है वो कहाँ पर फॉल करता है, और दैट इज यही मैक्सिमम ऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आप वैल्यू पुट करेंगे और नथिंग एल्स। 1/सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है और 2 पाई ये वैसे आ जाएगा। आप यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट करें 1/। ये प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व एग्जिस्ट एट 1/सिग्मा 2 पाई। ये आपने सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज की थी उनमें से ये सेकंड प्रॉपर्टी है। यहां पर आप देखेंगे जरा 1/4 ये मेरे पास आ गया 0.25 और इसी को मैंने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई के साथ जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आंसर दे देता है 0.09973। सो दिस इज माय मैक्सिमम ऑर्डिनेट वैल्यू। इनकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कर्व की यहां पर होगी। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी आपके सामने आ गया। आपने जो इसका फाइंड आउट करना था, डेंसिटी फंक्शन भी फाइंड आउट करना था और उसमें आपने वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। चूंकि ये नया टेबल है आपके लिए, इस नए टेबल के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि बात जहन में बैठी रहे। आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि इफ x इज नॉर्मली रैंडम वेरिएबल विद म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4, राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, आपके पास म्यू 24 था, सिग्मा 4 था। आपने डेंसिटी फंक्शन की जो पहले शुरू में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो डेंसिटी फंक्शन लिखा 1/सिग्मा 2 पाई e माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और इस डेंसिटी फंक्शन में x सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू और म्यू की जगह पर म्यू की वैल्यू प्लेस कर दी। आपका रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन आ गया अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। क्लियर? दूसरी चीज आपसे कहता है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21। इसी डेंसिटी फंक्शन में x की जगह पर 21 प्लेस कर दें, ये वाला, और इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर दें। कैलकुलेटर के जरिए आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर जो है कैलकुलेटर के जरिए यही आंसर निकलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, कैलकुलेटर के आंसर निकालने के बजाय चूंकि मेरे पास टेबल अवेलेबल था, मैंने क्या किया कि यहां पर x की जगह पर 21 पुट किया, ये वाला एक उसकी जो है सेटअप बना दिया। अब क्या किया मैंने, वी नो डैट चूंकि हमारे पास जो है इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना जरा डिफिकल्ट है, मैंने पहले भी बताया, तो उसकी बजाय मैंने क्या किया, इस x को जो 21 था उसको मैंने z में चेंज कर दिया। z में चेंज करने के लिए ये -0.75 आया। मैंने यहाँ पर फाई ऑफ z की वैल्यू लिखी 1/2 पाई e पावर माइनस हाफ z स्क्वायर। ये मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, हमने शुरू में पढ़ा था। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन ये होता है। इसको f ऑफ z से मालूम कर लें या फाई ऑफ z से लिख ले, बात एक ही है। यही z की जगह पर मैंने 0.75 पुट किया। ये कैसे आया था, यहाँ पर जो मैंने z की वैल्यू निकाली थी ये वाली वैल्यू मैंने इस डेंसिटी फंक्शन में पुट की। अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने की बजाय मैंने डायरेक्टली टेबल से देखा फाई ऑफ -0.75, तो मैंने कहा कि z का जो फर्स्ट इंटीजर है वो 0.7 इधर से आएगा और सेकंड इंटीजर जो है वो 0.05 इधर से आएगा। दोनों को मिलाकर मेरे पास वैल्यू ये बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि फीओ ये वाली जो सारी वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये इतना हिस्सा, ये वाली वैल्यू आती है 0.30114। इस वैल्यू को मैंने 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये वाला हिस्सा तो मुझे पता चल जाता है 1/2 पाई e की पावर माइनस हाफ, ये सारा z बनता है, ये सारा z स्क्वायर है। तो बाकी का हिस्सा क्या रह जाता है 4। उसको मैंने जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो फाई ऑफ 21 यानी कि 21 पे ऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आएगी, ये इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज ओनली वन क्वेश्चन कि जो आपकी बुक में था, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन से जरा डिफरेंट था। इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और ऑर्डिनेट मालूम करना था। इससे पहले जो कि ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे, इस वजह से जो है मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। इससे पहले जितने भी हमने टेबल 2 यूज़ किए हैं, एक फाई का क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन वाला और एक जो है फाई इनवर्स वाला, उस टेबल से रिलेटेड एप्लीकेशंस भी की हैं। ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट था उनसे, इसलिए मैंने एंड पे रखा और इस टेबल से आपको ये बताया कि आपका जो ऑर्डिनेट्स मालूम किए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी एक रिवीजन लेक्चर ही होगा, जिसमें कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसी से रिलेटेड जो होगा कोई दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे जिनमें प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।